हाथों में झोला लिए जिलाधिकारी डीएम आराध्या वर्मा भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थीं। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थीं कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक समोसे के ठेले पर पड़ी, जो एक गौरी शंकर नाम का अधेद्ध उम्र का आदमी तेजी से गर्मा गर्म समोसे भरकर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। आराध्या ठेले के पास जाकर खड्डी हो गई और बोली, भैया 2 प्लेट समोसे लगाना। गौरी शंकर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम, बताइए, चटनी के साथ या बिना चटनी के खाएंगी? आराध्या की आंखों में शरारत चमकी। बोली, एकदम तीखी बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। गौरी शंकर ने कहा, बस मैडम, अभी देखिए। और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने 2 समोसे एक प्लेट में रखे, उस पर हरी और लाल चटनी डाली और गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी के साथ आराध्या की ओर बढ़ा दिए। आराध्या ने समोसे को मुंह में जैसे ही डाला, तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गईं। आराध्या ने मुद्द कर देखा तो 2 बुलेट मोटर बाइक पर 3 पुलिस वाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर दिलीप राणा सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। दिलीप राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और गौरी शंकर को घूरते हुए अपनी कड़ी डीडीएच आवाज में कहा, बे गौरी शंकर, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड्डी डीएच पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। गौरी शंकर का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर दिलीप राणा जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। गौरी शंकर बिलगिद्दाने लगा। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर दिलीप राणा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है? क्या तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? गौरी शंकर डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। गौरी शंकर कुछ और कहता, उससे पहले ही कांस्टेबल शर्मा ने आगे बढ़कर ठेले पर रखी चटनी के बड़े डिब्बे को उठाकर सर डी डिश पर फेंक दिया। चटनी सर डी देख पर फैल गई और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने अपनी भारी भरकम लात गौरी शंकर के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, समोसे का आटा, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों समोसे जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गए। गौरी शंकर की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी की पढ़ाई का सपना सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। गौरी शंकर जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई चीजों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आराध्या वर्मा का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके स्खत बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? आराध्या की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथी चौंक कर उनकी तरफ मुद्दे। दिलीप राणा ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। दिलीप राणा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ दो। कांस्टेबल शर्मा ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर दिलीप राणा साहब कौन है। आराध्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूं और मैं पूछ रही हूं कि किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद कर दें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनकर दिलीप राणा का पारा चढ़ गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी औरत उसके मुंह लग रही थी, वह भी पूरी भीड़ के सामने। उसकी ईगो को ठेस पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और चिल्लाते हुए बोला, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं।
और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया और आराध्या वर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। गौरी शंकर तो जैसे सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड्ढी कानून सिखाने आई थी। दिलीप राणा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। आराध्या ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर आराध्या की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर दिलीप राणा चिल्लाते हुए बोला, हां, ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकद्दा को निकालेंगे। फिर आराध्या को 2 पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। भीड़ अभी मूक दर्शक बनी खद्दी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। आराध्या को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूं, तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या होगा जो रोज इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। यह नाटक अभी और चलेगा। उसने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट हुई। पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। आराध्या खामोशी से बैठी रही। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान पल रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे और वे बोल रहे थे, अबे यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर समोसे खाती, जरूर किसी के साथ भागकर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। दिलीप राणा साहब का हाथ खाकर कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाता। आराध्या ने उनकी हर बात सुनी, लेकिन एक लफ्ज तक नहीं बोली। वह हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीटकर उतारा गया। दिलीप राणा ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम की महिला थी, आराध्या को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी जमा थी। एक बदबूदार कंबल एक कोने में फेंका हुआ था। वहां पहले से ही 2 और औरतें सहमी हुई बैठी थीं। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी, उसका नाम सावित्री था, और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी, उसका नाम अंजलि था। आराध्या को देखकर सावित्री ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? आराध्या ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। सावित्री ने एक ठंडी आह भरी, गरीब? हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहां कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। अंजलि, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़ ढवा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है।
आराध्या का दिल दहल गया। यह थी जमीनी हकीकत। यह था वह सिस्टम जिसकी वह मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दिलीप राणा खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से आराध्या को घूरते हुए कहा, तो मैडम, समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? आराध्या ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। दिलीप राणा जोर से थूका। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहां से। आराध्या ने कागज की तरफ देखा और बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। दिलीप राणा हंसा और बोला, नहीं करेगी? तब ठीक है। यही सड्डी हेच मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान दी और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। आराध्या समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। आराध्या ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है। उसके बाद दिलीप राणा गुस्से से बोला, शर्मा, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। आराध्या का दिल एक पल के लिए जोर से धड़ाका। 2 सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। आराध्या अपनी जगह से नहीं हिली। वह बोली, मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर आराध्या के बालों को जोर से पकड़ाकर खींचा। अबे, सुनती नहीं है क्या? साहब बुला रहे हैं। दर्द की एक तेज लहर आराध्या के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ दो मुझे, ये तुम गलत कर रहे हो, वह चिल्लाई। सिपाही ठाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझे? उन्होंने आराध्या को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। आराध्या जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर दिलीप राणा भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी डंडा थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे? आराध्या ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उनका खून खौल रहा था। यह बर्बरता की हद थी। आराध्या ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। दिलीप राणा हंसा। हां, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू, एक सड़हक छाप औरत लेगी? अब देख, तुझे दिखाता हूं कि तू कितनी नेतागिरी करती है। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। आराध्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर, एसीपी रैंक का, अंदर आया और बोला, यहां क्या हो रहा है? दिलीप राणा, यह औरत कौन है और यह शोर कैसा? दिलीप राणा हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से दिलीप राणा को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो, एक औरत पर? दिलीप राणा घबरा गया। नहीं सर, ये बहुत चालाक है। सर, मान ही नहीं रही थी। आराध्या ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोली, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा, कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर दिलीप राणा को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर दिलीप राणा झिझकते हुए बोला, सर, वह गवाह हैं। एसीपी ने गहरी सांस ली। वह शायद और पचड़दीहे में नहीं पड़याचना चाहता था। उसने आराध्या की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना। और राणा, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने नाखुशी से सिर हिलाया। आराध्या को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वह बच गई थी, कम से कम अभी के लिए।
लेकिन उनका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई, जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाता, और उसे एक बदबूदार गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। सावित्री और अंजलि के सिसकने की आवाजें आती रहीं। आराध्या सो नहीं पाई, वह बस सोचती रही। यह रात उनके लिए एक सबक थी। यह रात उन्हें बता रही थी कि उनका काम कितना मुश्किल है। यह रात उनके डीएम होने का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आईं, तो आराध्या के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकद्दन हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर दिलीप राणा फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। आराध्या चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर दिलीप राणा हंसा। कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। आराध्या को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लॉर्ड्स की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद कोई लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया ने शायद गौरी शंकर से या भिड में से किसी से खबर पाली थी। सोनिया ने आराध्या को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि सोनिया अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल शर्मा ने उसे धकेल दिया। ऐ कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर दिलीप राणा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। आराध्या वहीं खड़ी रही। उनकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी दूर पर वही बूढ़ी महिला रोती हुई गिद्ध रही थी। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर आराध्या का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने आराध्या को घूरते हुए कहा, खड्डी क्यों है, दफा हो जा। आराध्या ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर दिलीप राणा की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन किसी स्टील की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा। इंस्पेक्टर दिलीप राणा, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए ठिठक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? आराध्या ने अपनी नजरें कांस्टेबल शर्मा पर गड़ाईं। कांस्टेबल अशोक शर्मा। फिर उन्होंने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल गोविंद। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। पत्रकार सोनिया भी हैरान थी। यह सब क्या हो रहा है? तभी आराध्या ने अपने सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। यह उनका पर्सनल अनोन ऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ीडीडीएच गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फोन करके बुला रही हैं। इंस्पेक्टर दिलीप राणा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल शर्मा जैसे ही आगे बढ़ा, आराध्या ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज में अब वह अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वह बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल शर्मा के क्युदम वहीं जम गए। आराध्या ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस के फोन लगा रही थी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा और शर्मा की आंखें फटी रह गईं। आराध्या ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराई, कहिए आराध्या वर्मा लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई, जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, पूजा जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? आराध्या की नजरें अभी दिलीप राणा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। आराध्या ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप? तभी आराध्या ने कहा, इंस्पेक्टर दिलीप से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकद्दी लगाकर मुझे यहां लाया गया।
मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैडम। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर दिलीप राणा का चेहरा सफेद पडीडीडी हच चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? आराध्या वर्मा ने अपने बालों को, जो अब तक बिखरे हुए थे, उन्हें एक झटके से संवारा। वह 2 कदम आगे बढ़ी और दिलीप राणा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं आराध्या वर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह 2 शब्द नहीं थे। यह दिलीप राणा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। इंस्पेक्टर दिलीप राणा की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल शर्मा तो जैसे पत्थर का बन गया था। पत्रकार सोनिया का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की डीएम भेष बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा, यह तो सदी की सबसे बद्दी खबर है। दिलीप राणा की जबान लद्दखद्दा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि आराध्या ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उनकी आवाज में इतना रौब था कि दिलीप राणा वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड्ढे बड्ढे अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस कमिश्नर सीपी थे। उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर विस्मित रह गए। जिले की डीएम आराध्या वर्मा एक मामूली सी सूट पहनी खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़दाज का नीला निशान साफ दिख रहा था। साध्वी पर धूल लगी थी। बाल बिखरे हुए थे। कमिश्नर साहब ने आराध्या वर्मा को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, यह क्या हो गया? उनके पीछे खड्डे, एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड्डे हो गए। जिस इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने कल रात डीएम को थप्पड़ मारा था, वह अब थर-थर कांप रहा था। आराध्या ने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सुलूक करती है। उन्होंने गौरी शंकर के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हैच में आवाज उठाई। कमिश्नर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने दिलीप राणा को घूर कर देखा। दिलीप राणा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिद्दगिद्धा रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आराध्या की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है। आराध्या जोर से गरजी, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। दिलीप राणा के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। आराध्या ने लॉकअप में बंद सावित्री और अंजलि की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या? क्या उनका कोई हैक नहीं है? यह पूरा थाना, यह आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। पत्रकार सोनिया यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। यह पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। आराध्या ने सख्त और स्पष्ट लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर दिलीप राणा, कांस्टेबल अशोक शर्मा और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, आराध्या ने कहा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं, ये डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हां, गौरी शंकर समोसे वाले को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह वहां से की जाएगी।
दिलीप राणा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है। मेरी बीवी का क्या होगा? आराध्या ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुमने उस गरीब गौरी शंकर के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। आराध्या वर्मा ने कमिश्नर को निर्देश दिया, सबसे पहले सावित्री और अंजलि दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद आराध्या थाने से बाहर आईं। बाहर अब तक मीडिया की कई और गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। गौरी शंकर भी वहां खड़दा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। आराध्या सीधा गौरी शंकर के पास गईं। गौरी शंकर उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगा। आराध्या ने उसके हाथ पकड़ दाच लिए। गौरी शंकर भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं, आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑनऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से आपसे कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। गौरी शंकर रो पड्डा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं, आराध्या ने कहा। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। सोनिया ने माइक आगे किया। आराध्या ने कहा, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई नेता, न कोई अफसर और न ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कमिश्नर की तरफ देखकर कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथियों को हथकंडी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, सब एक रात में खत्म हो गया था। आराध्या वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वह थकी हुई थी, उनके गाल पर दर्द था, लेकिन आज उनके दिल में एक गहरा सुकून था। एक अफसरशाही की दफ्तर से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर उन्होंने आज सिस्टम की एक बड़ी गंदगी को साफ किया था। गाड़ी स्टार्ट हुई। आराध्या ने शीशे से बाहर देखा। लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। गौरी शंकर उन्हें हाथ जोड़ देकर विदा कर रहा था। आराध्या ने आंखें बंद कर ली। यह लड़ाई लंबी थी। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। यह उस पूरे सिस्टम को बदलने की लड़ाई थी जिसकी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी, और वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पुणे की वह सुबह एक आम सुबह नहीं थी। वह एक नई उम्मीद, एक नए इंसाफ की सुबह थी।